हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो आपके इंग्लिश पोएट्री से स्टैंजा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है उसको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा सेम उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ऐसे में आपका 10 नंबर कैसे क्लियर हो, यानी कि ये जो आपका स्टैंजा है ये 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें होगा क्या, कुछ इस प्रकार का स्टैंजा दे दिया जाएगा किसी भी चैप्टर से, जैसे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इसमें आपको कहा जाएगा कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए स्टैंजा जो है आपका, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। Doth God exact day labor, light day night? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best wear his mild oak, they serve him best. ठीक है, ये आपका एक स्टैंजा है। ये है आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर का। तो सबसे पहले अगर आपको इसका हिंदी मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख लेंगे। तो देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है, अभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, तो कीजिएगा आप लोग ऐसे लिख दीजिए DOTH, यानी कि दथ गॉड, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डॉट डॉट करना है, यानी कि ये फर्स्ट वाला वर्ड है जिस आप स्टैंजा को सॉल्व करेंगे, 2 दिया रहेगा, आपको 1 करना है। और लास्ट का लिख दीजिए हिम बेस्ट, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये स्टैंजा जो है आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से पहले आप लिखिए, ठीक है। फिर आपको लिखना है सबसे पहले रेफरेंस। क्या लिखना है, रेफरेंस। तो ऐसे हेडिंग डालिए आप लोग, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल दिया। अब रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है, इस चैप्टर का नाम और जो इसके पोएट हैं उनका नाम लिखना होता है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम इसका हिंदी निकाल लेते हैं। देखिए, दथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डे नाइट। दथ का मतलब यहाँ से डू या डज से है, ठीक है। डज गॉड, क्या ईश्वर, एग्जैक्ट आशा करता है, डे लेबर यानी कि परिश्रम का, लाइट डे नाइट यानी कि जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, यानी कि इसका मतलब अंधे लोगों से। तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन जी हैं वो 44 ईयर्स में अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ईश्वर से कहते हैं कि क्या ईश्वर अंधे लोगों से भी परिश्रम की आशा करता है। फिर कहते हैं आई फॉन्डली आस्क, आई मैंने, फॉन्डली का मतलब यहाँ पर होगा मूर्खता पूर्वक, आस्क पूछा, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा, ठीक है। देखिए, बट लेकिन, पैसेंस धैर्य, टू प्रिवेंट मुझे रोका, ठीक है, यानी कि रोकने के लिए, डैट मरमर, तो यहाँ पर मरमर का मतलब होगा शिकायत, ठीक है। बट पैसेंस लेकिन मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मरमर इस शिकायत को, सून रिप्लाइज शीघ्र उत्तर दिया, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे धैर्य ने इस शिकायत को रोकने के लिए उत्तर दिया। गॉड दथ नॉट नीड, यानी कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क किसी भी आदमी के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स या उसके उपहार की। यानी कि पहले तो जो लेखक है उन्होंने कहा कि अंधे आदमी से भी भगवान परिश्रम की आशा करता है। मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, लेकिन मेरे धैर्य ने इस शिकायत को रोकने के लिए शीघ्र ही उत्तर दिया कि ईश्वर को किसी आदमी के कार्य की और उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट, वह सबसे अच्छे तरीके से बियर सहन करता है, हिज उनकी, माइल्ड योग का मतलब यहाँ पर होगा कष्टों को, ठीक है। यानी कि हु जो बेस्ट अच्छे तरीके से बियर सहन करता है, हिज माइल्ड योग उनकी कष्टों को, यानी कि जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्ट हैं उनको अच्छे तरीके से सहन करता है जो व्यक्ति, दे सर्व हिम बेस्ट, यानी कि वे सर्व सेवा करते हैं, हिम उनका, बेस्ट अच्छे से, तो भगवान भी उनका अच्छे से सेवा करते हैं, ठीक है, देखभाल करते हैं। तो ये आपका इसका मीनिंग होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। तो ये मैंने बताया कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर से है, तो आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिए कि दिस स्टैंजा, ठीक है, हैज
बीन एक्सट्रैक्टेड, या आप लिख सकते हैं टेकन, ठीक है, इसका मतलब होता है लिया गया है, फ्रॉम जॉन मिल्टन्स। यहां पर मैंने कवि का नाम लिख दिया है जॉन मिल्टन्स, ठीक है, इनका नाम है जॉन मिल्टन, लेकिन जो मैंने ये लगाया है एस, ये के की अंग्रेजी के लिए है, ठीक है। जॉन मिल्टन सोनेट, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो हम लिख देंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस। तो ये हो जाएगा इसका रेफरेंस कि दिस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉन मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि ये स्टैंजा जॉन मिल्टन जी के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, ठीक है, या अवतरित है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हिंदी में प्रसंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में हमें ये लिखना होता है कि आखिर जो कवि है उसने इन लाइनों में कहा क्या है, उसका भाव क्या है, ठीक है, तो उसको हमें लिखना होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इन दीज लाइन्स, ठीक है, इन लाइन्स में द पोएट एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ का मतलब अपने दुख को, ठीक है, हिज ग्रीफ GRIEF यहां पर लिखता हूं मैं, ग्रीफ ओवर हिज लॉस ऑफ आइज, ठीक है, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, पहले पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको लिखना है ही सैड दैट द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग, यानी कि जो कविताएं हैं उनको लिखा है, जो पोएम्स कंपोजिंग पोएम्स एंड सर्विंग गॉड इज लाइंग यूजलेस, ठीक है, यूजलेस विथ हिम। आप लोगों को थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अच्छे से मैं समझा देता हूं, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अल्दो ही इज ईगर टू सर्व गॉड, ठीक है, इतना आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट में। मैंने क्या लिखा है कि इन दीज लाइन्स, ठीक है, इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ओवर हिज लॉस ऑफ आइज एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, यानी कि इन लाइन्स में, ठीक है, इन पंक्तियों में आप कह सकते हैं द पोएट एक्सप्रेसेज, जो कवि है उसने व्यक्त किया है हिज ग्रीफ, अपने दुख को, ओवर हिज लॉस, ठीक है, लॉस का मतलब होता है हानि पर, ऑफ आइज अपनी आंखों के, एट द एज ऑफ यानी कि 44 ईयर्स, यानी कि 44 वर्ष की आयु में। इन पंक्तियों में, इसका हिंदी होगा, इन पंक्तियों में कवि ने 44 वर्ष की आयु में अपनी आंखों की को खो देने पर अपना दुख व्यक्त करता है, ठीक है। ही सैड, वो कहता है, दैट की द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग, द टैलेंट का मतलब क्या होता है, टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, ठीक है, ऑफ कंपोजिंग, कंपोजिंग का मतलब होता है रचना करना, ठीक है, पोएम्स कविताओं की, एंड और सर्विंग सेवा करना, गॉड ईश्वर की, इज लाइंग पड़ जाएगी, यूजलेस बेकार, विथ हिम उनके साथ, अल्दो यद्यपि ही इज वह है, ईगर, ठीक है, टू सर्व गॉड यानी कि भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। तो यहां से क्या होगा हिंदी कि वो कहता है, ठीक है, कौन कहता है, जो कवि हैं वो कहते हैं, उन्होंने, उनके दुख है कि कविताओं की रचना, ठीक है, कविताएं रचने और भगवान की सेवा करने की प्रतिभा उनके साथ बेकार पड़ जाएगी, हालांकि वे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है। अल्दो यद्यपि ही इज ईगर टू सर्व गॉड, वो भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। तो स्टूडेंट आपको एक्सप्लेनेशन में जो आपका स्टैंजा था
उसी से रिलेटेड आपको लिखना होता है, ठीक है। यानी कि उसका अगर आपको हिंदी पता है तो आप अपनी तरफ से टेंस बनाकर उसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने उसमें आपको मीनिंग बताया, सेम इसी प्रकार से आपको इसमें भी लिखना है, लेकिन सेंटेंस वाइज, ठीक है। उसमें मैंने आपको लाइंस 6 लाइंस केवल लिखी थी, लेकिन इसमें आपको विस्तार से लिखना है। जैसे देखिए सेम वही चीज रहेगी, अर्थ वही रहेगा एक्सप्लेनेशन में। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में बी नोट, ठीक है। हम देखते हैं पोएट्स कभी कंप्लेंट यानी कि शिकायत करते टू गॉड, ईश्वर से, एंड और रियलाइजेशन मतलब एहसास कराते हैं ऑफ हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों का। यानी कि इस श्लोक में हम कवियों को भगवान से शिकायत और उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं। ही फूलिशली यानी कि मूर्खता पूर्वक आस्क पूछा, ही उसने फूलिशली मूर्खता पूर्वक आस्क पूछा, इफ कि गॉड, गॉड का मतलब ईश्वर, इज सो अनजस्ट यानी कि इतना अन्यायी है। उसने मूर्खता पूर्वक पूछा किससे, ईश्वर से, कि क्या ईश्वर इतना अन्यायी है, दैट की ही एक्सपेक्ट, वह आशा करता है, ये ब्लाइंड मैन एक अंधे आदमी से, टू कंपोज पोएम्स यानी कि कविताएं लिखने का, कविताओं की रचना करने का। यानी कि क्या भगवान इतना अन्यायी है कि वह एक अंधे आदमी से कविताओं की रचना करने की आशा करता है। बट लेकिन सून, शीघ्र ही, पैसेंस धैर्य, चेक्स यानी कि इसे चेक करता है, उसके अंदर की जो धैर्य है, पैसेंस है, वो चेक करता है, जांच करता है, हिम उसका, एंड और टेल्स बताता है, हिम उसे, ठीक है। यानी कि शीघ्र ही धैर्य जांच करता है और उससे बताता है, दैट की गॉड ईश्वर, नाइदर ना तो, वांट्स चाहता है, टू हिम टू टेक वर्क यानी कि काम लेना, फ्रॉम एनी मैन किसी भी आदमी से, नॉर ना ही हैज एनी नीड ऑफ टेकिंग बैक द गिफ्ट्स गिवन बाय हिम, और ना ही वह उससे कोई उपहार चाहता है, ठीक है। यानी कि जब उसके धैर्य ने चेक किया तो उसने लेखक से बताया कि ईश्वर ना तो किसी आदमी से काम लेना चाहता है और ना ही उसके द्वारा किसी दिए गए उपहार को लेना चाहता है, ठीक है। ये जो है बताया गया, ठीक है। यानी कि आदमी ना तो काम लेना चाहता है और ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहार को वापस लेने की कोई आवश्यकता है। आगे देखिए क्या है कि गॉड अवॉर्ड्स पनिशमेंट टू मैन फ्रॉम दिस सिंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट सफरिंग, ठीक है। लाइट सफरिंग यानी कि भगवान प्रकाश के रूप में अपने पापों के लिए मनुष्य को दंड देता है, ठीक है। यानी कि जब कोई पाप करता है तो भगवान उसे दंड देता है। आगे देखिए सो द मैन, इसलिए वह आदमी, हु जो, चीयरफुली बियर्स सहन करता है, ठीक है। इसलिए वह आदमी जो दुर्भाग्य, चीयरफुली मतलब दुर्भाग्यपूर्वक, बियर सहन करता है, द मिसफॉर्च्यून गलतियों को, ऑफ लाइफ जीवन के, एंड और टेक्स लेता है, देम एज द विल ऑफ गॉड, ठीक है। उससे भगवान की इच्छा के रूप में, सर्व्स हिम बेस्ट यानी कि सर मतलब सेवा करना, हिम मतलब उसका, बेस्ट मतलब अच्छी तरीके से। इसलिए जो मनुष्य जीवन के दुर्भाग्य को सहन करता है और उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में लेता है, वह उसी की सेवा करता है, ठीक है। भगवान उसी का देखभाल करते हैं। यानी कि जो ये सोचेगा कि ईश्वर की इच्छा थी, ठीक है, इसलिए मुझे कष्ट मिला है, जो ये सोचकर चलता है उसी की जो है भगवान भी सेवा करते हैं। दस द पोएट रियलाइज दैट ही शुड नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड। 10 इस प्रकार द पोएट कवि को रियलाइज पता चलता है, दैट की ही शुड नॉट उसे नहीं करना चाहिए, कंप्लेन मतलब शिकायत, अगेंस्ट गॉड भगवान के खिलाफ। इसलिए कवि को शीघ्र ही पता चलता है कि उसे भगवान के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इस श्लोक में हम कवियों को भगवान से शिकायत और उनकी गलती का एहसास कराते हैं। उसने मूर्खता से पूछा कि क्या ईश्वर इतना अन्यायी है कि वह एक अंधे व्यक्ति से कविताओं की रचना की उम्मीद करता है, ठीक है। लेकिन जो कवि के अंदर का धैर्य था वह उसे बताता है कि ईश्वर को, ठीक है, भगवान ना तो किसी से काम लेना चाहता है और ना ही किसी आदमी द्वारा दिए गए उपहार को लेना चाहता है, ठीक है। भगवान प्रकाश के रूप में अपने पापों के लिए मनुष्य को दंड देता है, यानी कि जो पाप करता है उसको दंड मिलता है, और जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के रूप में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कष्ट है
और वो सोच रहा है कि ईश्वर की इच्छा है, ठीक है, कभी कष्ट है कभी सुख भी होगा, ठीक है, तो उस आदमी की भगवान भी सहायता करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कवि को पता चल गया कि उसे भगवान के खिलाफ कंप्लेन यानी कि शिकायत नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर वेयर मूव माई फैंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। ये आपका एलिमेंट चैप्टर से ये आपका जो है स्टैंजा लिया गया है, ठीक है। एलिमेंट चैप्टर जो है इसके लेखक राइटर है पीबी शैली, यानी कि इसके जो पोएट हैं कवि हैं वो पीबी शैली जी हैं। इसमें वो जो है बहुत ही अपने जीवन की दुख कथा को बताते हुए क्या कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। अभी हम इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखिए, रेफरेंस लिखना है कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है, बस थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कभी इसमें कहते क्या है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी कि कवि के जीवन के दिन एवं रात उदास एवं आनंद रहित है। ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जो उनके जीवन की जो जॉय है, आनंद है, वो गायब हो चुकी है, ठीक है, उनका कहना है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर वेयर, ठीक है, यानी कि वो कहते हैं प्रकृति की जो सुंदरता है, जैसे खिलता हुआ बसंत, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, ठीक है, ग्रीष्म, चमकता हुआ ग्रीष्म एवं एंड विंटर वेयर, और जो आपकी शीत ऋतु है, ठीक है, उन्हें ये आनंद प्रदान नहीं कर रही हैं। मूव माई फैंट हार्ट विथ ग्रीफ बथ विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। आगे वो कहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता जो भूतकाल में उन्हें आनंद प्रदान करती थी, जो पहले उन्हें आनंद प्रदान करती थी, अब उनके दुख एवं निराशा को वो बढ़ा रही है, ठीक है। उनके हृदय में हर्ष के रोमांच भेजने के बदले वे उन्हें दुख को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि वो अपने जीवन की जो दुख है उसको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस सबसे पहले लिखने से हमें क्या लिखना है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें इस प्रकार से लिख देना है, क्योंकि दो पूछे जाएंगे, एक आपको करना होगा, तो आउट ऑफ द लिख देना है, ठीक है, फिर डॉट डॉट करके हमने स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिख दिए और लास्ट के हमें लिखना है नेबर मोर, तो यहाँ पर लिख देंगे नेबर मोर, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, संदर्भ। जैसे आप संदर्भ में लिखते हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम, वैसे आपको रेफरेंस में लिखना होता है चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम, ठीक है, क्योंकि ये पोएट्री है तो हम लोग यहाँ पर कवि का नाम लिखेंगे। रेफरेंस में आपका ये जो है एलिमेंट चैप्टर का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। पोएम किस पोएम से ये है, ये लैमेंट, तो हम लिख देंगे ए लैमेंट कंपोज्ड बाई, यानी कि इसको किसने लिखा है, इसके कवि कौन है, तो उनका हम नाम लिख देंगे पीबी शैली। तो देखिए आपको जिस प्रकार से आप हिंदी में लिखते हैं क्या संदर्भ, जिसमें आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना होता है, वैसे हमें यहाँ पर रेफरेंस इंग्लिश में लिखना होता है। रेफरेंस का मतलब आप उस लेसन का नाम लिखिए और उसके कवि का नाम लिखिए, ठीक है। ये फिर देखिए, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलिमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। ये स्टैंजा एलिमेंट चैप्टर एलिमेंट कविता से लिया गया है, जिसके लेखक हैं पीबी शैली जी, ठीक है। अब देखिए आपको आगे लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो ये आपकी पोएम दी गई है, ठीक है, इसका की पॉइंट आपको लिखना होता है कि आखिर इस पोएम में बताया क्या गया है, उसको छोटा सा आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है तो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, कि कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट में कि दिस इज वन, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स रिटन बाय शैली, यानी कि यह शैली द्वारा लिखित सबसे दयनीय कविताओं में से एक है। पैथेटिक का मतलब दयनीय,
ठीक है, कविताओं में से एक है। ही रोट दिस पोएम बिफोर 1 ईयर ऑफ हिज डेथ। उन्होंने यह कविता अपनी मृत्यु के 1 साल पहले लिखी थी, ठीक है, यानी कि जब उनकी मृत्यु होने वाली हुई थी उसके 1 साल पहले। आगे देखिए, एवरी वर्ड ऑफ इट इज चार्ज्ड विथ एन इनडिस्क्रिबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि यह एक अवर्णनीय भावना के साथ उन्होंने कविता लिखी है जिसमें उन्होंने अफसोस और निराशा को, अपनी अफसोस और निराशा को प्रदर्शित किया है। ही रिग्रेट्स दैट हिज यूथफुल विगर एंड जॉय ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिज एनी मोर। यानी कि वो कहते हैं कि उनकी युवा शक्ति और जीवन की खुशियाँ अब वापस लौटकर नहीं आएंगी, ठीक है। तो वो अपने जो है जीवन की कथा के बारे में, दुखद कथा के बारे में यहाँ पर दर्शाया है उन्होंने, ठीक है। समझ में आया, अपनी मृत्यु के 1 साल पहले ये उन्होंने लिखा था। अब हमें लिखना है एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये जो आपका पोएम है, ठीक है, इसका एक की पॉइंट नहीं, अब आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में कि क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन में हमें लिखना है, इन दिस कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोएट फील्स दैट हिज डे एंड नाइट आर डल एंड जॉयलेस। यानी कि इस स्टैंजा में या श्लोक में कवि को लगता है कि उसके दिन और रात आनंदमय, यानी कि आनंद रहित हो गए हैं, ठीक है, यानी कि आनंद उनके जीवन से चला गया है। द जॉय ऑफ हिज लाइफ आर कंपेयर्ड टू बर्ड, द बर्ड हैव टेकन फ्लाइट। यानी कि उनके जीवन की जो आनंद है उसको, उसकी तुलना एक चिड़िया से की गई है, ठीक है, पक्षियों से उनकी तुलना की गई है। द बर्ड हैव टेकन फ्लाइट, यानी कि जो पक्षी हैं उन्होंने उड़ान भर दी है। इन अदर वर्ड द जॉय हैव डिसअपेयर्ड फ्रॉम हिज लाइफ फॉर एवर। यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें तो उनके जीवन से हमेशा के लिए जो है आनंद गायब हो गया है, ठीक है। आनंद का मतलब उनके जीवन की खुशियाँ हमेशा के लिए गायब हो गई हैं। द ब्यूटीज ऑफ नेचर which used to fill him with joy in the past now only add to his sorrow and disappointment। यानी कि द ब्यूटीज, सुंदरता ऑफ नेचर, प्रकृति की वो सुंदरता which used to fill him, जो उन्हें, ठीक है, जो उन्हें पहले आनंद से भर देता था, विथ जॉय यानी कि आनंद से भर देता था। कब? इन द पास्ट, पहले बीते हुए समय में जो उन्हें प्रकृति की सुंदरता जो है, जो उन्हें आनंद से भर देता था, नाउ ओनली ऐड टू हिज सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो अब उनके दुख और निराशा का कारण बन गया है। यानी कि अब वो उन्हें दुख और निराशा से भर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो दुख कथा है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं और इस प्रकार के स्टैंजा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एलिमेंट चैप्टर से बताया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और द ट्रू ब्यूटी चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैंने क्यों नहीं बताया। देखिए, उसको मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री इम्पॉर्टेंट पैसेज शुभम लेक्चरर, तो आपको सभी वीडियो प्रोवाइड, यानी कि सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे।